हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम यूटीआई एएमसी आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूटीआई एएमसी काम क्या करती है और इस कंपनी का मेन क्या काम है। यूटीआई एएमसी कंपनी 2002 में चालू हो गई थी। मतलब इस कंपनी को मार्केट में 18 साल का प्रेजेंस हो गया इस कंपनी का। ये जो कंपनी है ये क्या कहती है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है और इसका दूसरा नाम यूटीआई म्यूचुअल फंड भी है। और ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लाइक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड मैनेजेस रिटायरमेंट फंड्स। मतलब क्या कहते हैं कि जैसे अगर आपको जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स वगैरह होते हैं उनका कोई पोर्टफोलियो मैनेज करता है तो ऐसे पोर्टफोलियो मैनेज करने का काम भी ये प्रोवाइड करवाता है। और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, मतलब हर कंपनी का एक ईपीएफ फंड होता है, उसको भी ये यूटीआई एएमसी मैनेज करता है। और इसका जो और ये क्या कहते हैं रिटायरमेंट फंड्स को भी ये मैनेज करने का काम करता है। क्योंकि सीधी सी बात ये है कि ये मतलब एक इसका जो यूटीआई एएमसी का जो बिजनेस है वो थोड़ा वाइड स्प्रेड है और अच्छा खासा एक्सप्लोर है। और इस कंपनी क्या कहते हैं कि अच्छी खासी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती है। मेन मतलब एक तरीके से एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये। अब इसके बारे में हम की फैक्ट जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिसेल एक रेटिंग एजेंसी है जो कि है ना हर कंपनी की रेटिंग करती है और बताती है कि ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग यूटीआई एएमसी इंडिया का लार्जेस्ट एएमसी है इन टर्म्स ऑफ टोटल एयूएम। ठीक है, टोटल एयूएम के बेसिस पे ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एएमसी है। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एएमसी, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसमें से सब नंबर 1 पे होना बहुत बड़ी बात होती है। और ये 7th लार्जेस्ट एएमसी है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर हम म्यूचुअल फंड के अगर इसके उसके बेसिस पे देखें तो ये 7th लार्जेस्ट एएमसी है। और जो नंबर 1 पे है वो तो आप जानते ही हो, एचडीएफसी एएमसी नंबर 1 पे है। और उसका जो बिजनेस है वो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी पे वो बिजनेस चल रहा है। और क्या कहते हैं कि एकदम अच्छे ग्रोथ पे उस बिजनेस की बात तो एकदम अलग ही है। और इसका क्या कहते हैं कि विथ 1542.3 बिलियन इसकी जो है वो कैपिटलाइजेशन है। और इसका क्या कहते हैं कि लार्जेस्ट शेयर मंथली एवरेज एयूएम में भी ये इंडिया की टॉप 10 एएमसी में से आती है, जो कि B30 सिटीज से आती है। और जो इसका दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो इसकी मैनेजमेंट फीस है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के लिए वो 72.7% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। मतलब क्या कहते हैं कि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि वो 72.7% कंपनी को इनकम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से मिलती है। तो और आप देख सकते हो कि एक बात ये भी है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो लोगों को इस पर ज़्यादा ट्रस्ट भी रहता है। तो इसका एक कस्टमर बेस भी इसका अच्छा खासा अच्छा है। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इसने अपना पहला म्यूचुअल फंड जो है वो एस्टेब्लिश किया था और उसके बाद ये एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आ गई है और इसको 55 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। और जो इसका जो 2002 है जब ये मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन पे आ गई थी, पहले ये गवर्नमेंट कंपनी थी 55, बाकी इसको 55 साल जब मार्केट में होते हुए आ गए हैं। और इसकी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री और इसका क्या कहते हैं कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उसमें भी इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। क्योंकि सीधी बात है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो एक मेन कंपनी का मेन काम म्यूचुअल फंड सर्विसेज प्रोवाइड करना है। और क्या कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। और इसका अगर अभी हम बात करें, अभी प्रेजेंट में कंपनी के 11 मिलियन अभी लाइव फोलियोज हैं और जिसमें क्या कहते हैं कि 12.8% ऑफ क्लाइंट बेस मैनेज बाय द इंडियन म्यूचुअल फंड। मतलब क्या कहते हैं कि इसके पास 11 मिलियन है और पूरे इंडिया का जो 100% है उसमें से 12.8% का क्लाइंट बेस इस कंपनी के पास है। तो आप सोचिए कि म्यूचुअल फंड की इतनी सारी कंपनी मार्केट में है और उसमें से 12.8% इसके पास है। मतलब क्या कहते हैं कि करीबन 10% से ज़्यादा इसके पास है। मतलब 100 में से 10 लोग म्यूचुअल फंड इस कंपनी से करवाते हैं। तो कि सीधी अच्छी सी बात है कि कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू म्यूचुअल फंड से मिलता है।
अब और इसके की फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसका जो यूटीआई एएमसी है, इसका नेशनल फुटप्रिंट है 163 इसके अभी 163 फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, 273 इसके डेवलपमेंट एसोसिएट्स हैं और जो इसके चीफ एजेंट्स हैं उसके अलावा 33 अदर इसके ऑफिशियल पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस भी है। और इसका क्या कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 51,000 इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी इस कंपनी के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप सोचिए 51,000 एक कंपनी के अंदर फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, तो उसके अंदर कितने लोग म्यूचुअल फंड करवाते होंगे, आप वो सोचिए। इसके जो मेन 4 स्पॉन्सर्स हैं उसमें से पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक और फोर्थ है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि चारों ही गवर्नमेंट की कंपनियां हैं और ये चारों ही इसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी हैं। और जो यूटीआई एएमसी है इसका क्या कहते हैं कि इसका एक ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एक तो ये, और इसके अंदर देखा जाए तो रो प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड एज वन ऑफ इट मेजर स्टेक होल्डर, मतलब ये जो प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो इसके मेजर स्टेक होल्डर्स है जिनके पास 26% स्टेक कंपनी के अंदर हैं, उनका नाम है रो प्राइस इंटरनेशनल। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेन ये गवर्नमेंट कंपनीज के पास है और 26% जो कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक है वो रो कंपनी के पास है। और अगर सितंबर 30, 2019 यानी कि पिछले साल के बेसिस पे देखें तो यूटीआई एएमसी क्या कहते हैं कि 178 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को मैनेज करती है, कंप्राइजिंग इक्विटी, हाइब्रिड, इंकम, लिक्विड एंड मनी मार्केट फंड्स, मतलब जो मनी मार्केट सिक्योरिटीज, लिक्विड फंड, इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड, हर चीज़ को ये मैनेज करती है। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि मार्केट में जो जो सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है उन सबको मैनेज करने का काम यूटीआई एएमसी करता है। अब इसके फाइनेंशियल्स पे नज़र डाल देते हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो एसेट्स में तो हर साल इंक्रीज हुए ही है, लेकिन एसेट भी इतने अच्छे खासे इंक्रीज नहीं हुए, क्योंकि ये पहली बात तो गवर्नमेंट कंपनी है, तो इतना एसेट इंक्रीज होना भी कोई ठीक ही बात है, नॉर्मल बात है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी खासी गिरावट आई है, और वो भी हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आप देखेंगे कि 31 मार्च 18 में कंपनी को जो रेवेन्यू मिला है वो रेवेन्यू कंपनी को न तो 19 में मिला है न 20 में मिला है। और अगर हम इसका 20 का भी अगर हम ऑन एन ईयर बेसिस पे अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो भी इतना नहीं निकल के आता है। तो सीधी बात है कि कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी खासी गिरावट हो रही है हर साल। तो इसका मेन कारण ये है कि मार्केट में बहुत अच्छा खासा इस इंडस्ट्री में कंपटीशन आ गया। और जो यूटीआई एएमसी का जो अपना जो मेन पहली बात ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वो थोड़ी ओल्ड हो चुकी है। अगर आप अभी जरोदा का देखोगे, जरोदा कॉइन लेके आ चुका है, तो जिन लोगों का जरोदा में अकाउंट होगा, डीमेट अकाउंट, तो वो लोग अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो सीधा उसी से इन्वेस्ट कर लेंगे। अब स्टॉक का म्यूचुअल फंड आ गया, मतलब हर डीमेट अकाउंट वाली कंपनी साथ में म्यूचुअल फंड दे रही है। तो इसलिए ऐसी कंपनी को क्या हो रहा है कि ऐसी कंपनियां क्या ओल्ड बेसिस पे चल रही है, मतलब ये थोड़ा कागज पे साइन करवाएंगे, वो करवाएंगे, और बाकी सारी कंपनीज आज ऑनलाइन, यानी कि आप विद इन 5 मिनट उसके अंदर म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल सकते हो और विद इन 5 मिनट्स आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूटीआई एएमसी में आते हो तो यूटीआई एएमसी में आपको हफ्ता 2 हफ्ता तो म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोलने में लग जाएगा, मतलब आपको 2-3 हफ्ते लगेंगे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है तो मेरे ख्याल से इसका जो प्रॉफिट और रेवेन्यू में इसकी गिरावट आई है उसका मेन कारण यही है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया और कंपनी टेक्नोलॉजी को इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर रही है। कंपनी अभी भी थोड़े आउटडेटेड फॉर्म में चल रही है, और अगर फ्यूचर में भी आउटडेटेड फॉर्म में चलती है तो मेरे ख्याल से यूटीआई एएमसी को सफ़र करना पड़ सकता है। और इसके अंदर अगर आप HDFC AMC को देखोगे तो वो मार्केट का लीडर रह चुका है, क्योंकि वो हमेशा से अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करता हुआ है, और इसलिए यूटीआई एएमसी को थोड़ा इसमें दिक्कत हो सकती है। अब हम इसके आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी आईपीओ की बात करें तो कंपनी क्या कहते हैं कि 2159 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है, जिसके अंदर एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। और अगर कंपनी की आईपीओ की जो डेट है वो है 29 सितंबर, और वो भी अक्टूबर 1 से लेके, मतलब ट्यूसडे को आईपीओ ओपन हो जाएगा और थर्सडे को आईपीओ की क्लोज डेट है। अगर आईपीओ का प्राइस बैंड है वो है 552 से लेके 554, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स ये मान के चले कि उनको एक शेयर के लिए 554 रुपीज़ देने पड़ेंगे, क्योंकि कट ऑफ प्राइस पे रिटेल इन्वेस्टर्स बिड लगाते हैं। और अगर हम इसके मार्केट लॉट की बात करें तो एक लॉट के अंदर 27 शेयर्स हैं। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आपको पूरे 27 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो यूटीआई एएमसी है ये NSE और BSE दोनों पे लिस्ट हो रहा है।
अब हम इसका क्या कहते हैं कि अपना इसका जो आईपीओ का जो टेंटेटिव टाइम टेबल है उसको देख लेते हैं। ये आईपीओ कब चालू हो रहा है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब जो इसका जो फाइनलाइजेशन है वो 7 अक्टूबर तक हो जाएगा। मतलब 7 अक्टूबर को आप चेक कर सकते हो कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा तो आप 8 अक्टूबर तक आपको रिफंड मिल जाएगा और 9 अक्टूबर तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिला होगा। और इसका जो आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट है वो है 12 अक्टूबर 2020 को। अब इसकी लॉट साइज़ की बात कर लेते हैं रिटेल में, और इसमें क्या इसका लॉट साइज़ रहेगा। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो मिनिमम वो 1 लॉट लगाना पड़ेगा उनको, जिसके अंदर 27 शेयर्स होंगे, और जो इसका मिनिमम अमाउंट रहेगा वो कट ऑफ प्राइस का 14,958 रुपीज़ आपके पास होने चाहिए अगर आपको इसके अंदर अप्लाई करना है तो। और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर 351 शेयर्स होंगे और जिसका टोटल अमाउंट निकल के आता है 1,94,454 रुपीज़। तो मतलब अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा डालना हो तो आपको कॉर्पोरेट के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इसकी इन्वेस्टर कैटेगरी को देख लेते हैं। अगर हम QIBs की बात करें तो ये इसके लिए 50% रिजर्व्ड है, और NIIs की बात करें तो 15% NIIs के लिए रिजर्व्ड है, और रिटेल जो कि मेरे जैसे और आपके जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के लिए 35% कंपनी का क्या कहते हैं कि रिजर्व्ड है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के लिए इतना अच्छा खासा रिजर्व रहेगा तो हमारा चांस भी बढ़ जाएगा हमको भी मिलने का। और अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो उनके लिए 13,06,45,480 शेयर्स उनके लिए रिजर्व्ड है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा ओपिनियन तो ये है कि आपको इसमें अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। पहली बात ये है कि गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी अधिकतर क्या कहती है कि लॉस में भी चल रही होती है, रिटर्न अच्छा खासा दे देती है। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट कंपनी है, लोगों को ट्रस्ट रहता है, तो लोगों को ट्रस्ट रहता है तो कंपनी क्या कहती है कि इन फ्यूचर क्या कहते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू भले कम हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन कंपनी पे उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है, अच्छा रिटेन अर्निंग पड़ा हुआ है। और अगर अभी मार्केट एकदम अच्छे कंडीशन पे रहता है और ये क्या कहते हैं कि 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये आपको 100% से ज़्यादा के लिस्टिंग गेन दे सकता है। अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिल जाती है आप लिस्टिंग गेन के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, और जो कि इन फ्यूचर ये 1500 से 2000 रुपये पे अवेलेबल होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।